आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, भारत ने 2047 तक एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा हुआ है। वो है आपके सामने विकसित भारत 2047। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो आखिर हमें क्या करना होगा? क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ा देने से भारत विकसित हो जाएगा? क्या सिर्फ 6 से 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी, या फिर हमें अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा? आज हम इसी सवाल को एक एक करके समझेंगे। और साथियों, इस चर्चा को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आज आखिर में भारत कहां खड़ा है, भारत किस लेवल पे, किस जगह पे खड़ा है, आज कहां खड़ा है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हमारी इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ रही है और भारत की ग्रोथ रेट जो है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी की तुलना में काफी मजबूत बना हुआ है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना होगा कि एक बड़ी इकोनॉमी और एक तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी में दोनों एक ही चीज नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी गाड़ी है, छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी गाड़ी है, ठीक है। वह गाड़ी आसानी से बहुत तेज एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही गाड़ी बहुत भारी हो जाए, अगर उसमें बहुत ज्यादा लोड हो जाए, तो उसके स्पीड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ठीक यही बात हमारी इकोनॉमी पर लागू होती है। जहां इकोनॉमी का साइज तो बहुत बड़ा है, तो उसी इकोनॉमी को अगर हर साल बहुत तेजी से अगर बढ़ाते रहे, तो क्या यह बढ़ाना हमारे लिए क्या कंपैरेटिवली बहुत डिफिकल्ट नहीं है? इसलिए साथियों, अमेरिका और चीन जैसे बड़े इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से सीधे कंपेयर करते समय हमें इकोनॉमी के बेस को भी ध्यान में रखना चाहिए साथियों। लेकिन भारत के सामने चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। हमने 2047 तक तो डेवलप्ड इंडिया का तो लक्ष्य रखा है, जो लक्ष्य इस टाइम यूएसए के पास है। यूएसए ऑलरेडी अचीव कर चुका है। इसका मतलब है कि हमें केवल ग्रोथ मेंटेन नहीं करना है, हमें ग्रोथ को एक्सीलरेट भी करना है, उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है। 2047 का लक्ष्य महत्वपूर्ण जब ही है साथियों, अगर भारत आज की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ही चलता रहे तो इकोनॉमी निश्चित रूप से बढ़ा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिसे डेवलप इकोनॉमी कहते हैं। यही कारण है कि भारत के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली इकोनॉमी में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी, हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना होगा। इन सभी चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी होगी, हमें एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना होगा, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमें डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, जो उसके प्रोडक्टिविटी है, उसके ह्यूमन कैपिटल में भी बदलना होगा। भारत की इकोनॉमी को हालांकि 3 बड़े सेक्टर में हम इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं साथियों, राइट है ना। तो जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर से हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी को ब्रॉडली 3 सेक्टर्स में समझा जाता है। पहला आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा हो गया आपका टर्शरी सेक्टर। अब इन तीनों को अगर हम बहुत आसानी उदाहरण से हम समझने का प्रयास करें तो पहला प्राइमरी सेक्टर, जहां हम सीधे नेचर से अपने रिसोर्स को प्राप्त करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गया, जंगल झाड़ हो गया, माइनिंग हो गया। किसान खेत में तो फसल पैदा करता है, खनिज जमीन से निकाला जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, आप जो भी रॉ मटेरियल है हमने प्राइमरी सेक्टर से उसको प्राप्त किया, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। उसको प्रोसेसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से फिनिश प्रोडक्ट में उसको बदल देना, यानी फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है वो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। और तीसरा सेक्टर होता है जो इन दोनों को गुड्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जिसको हम सर्विस में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं टर्शरी सेक्टर। जैसे बैंकिंग हो गया, बैंक का काम करना, इंश्योरेंस लेना, एजुकेशन लेना, हेल्थ केयर लेना, आईटी सर्विस लेना, ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, यानी ये सभी के सभी इकोनॉमिक सर्विस का एक बहुत बड़ा टर्शरी सेक्टर है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है, भारत के पास सबसे बड़ी ताकत है सर्विस सेक्टर का। अब यह भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये भारत की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है। आईटी और बिजनेस सर्विस में भारत ने पूरी दुनिया में अपना एक मजबूत पहचान बना रखा है। इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विस में देखिए, चाहे डिजिटल सर्विस में देखिए, चाहे टेलीकम्युनिकेशन में देखिए, चाहे एजुकेशन में देखिए, चाहे हेल्थ केयर में देखिए, कई दूसरे क्षेत्रों में भारत के लोग लगातार आगे बढ़ रहे काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सर्विस के दम पर क्या भारत 2047 तक अपना लक्ष्य हासिल करेगा? यहीं से हमारी अगली चुनौती साथियों सामने आती है। वो जरूर चुनौती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है दोस्तों? भारत को डेवलप इकोनॉमी बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत तो करना होगा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग केवल फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने की बात नहीं की जा रही है। एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ पूरा इकोनॉमिक चैन जुड़ता है, जहां रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्ड वर्कर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, एक्सपोर्ट्स चाहिए, और फिर इन सभी एक्टिविटी से इंप्लॉयमेंट पैदा होता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है ये केवल सिर्फ जीडीपी को नहीं बढ़ाता, यह इंप्लॉयमेंट,
एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी सभी को बढ़ाता है। यही कारण है कि भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हमें साथ ही एग्रीकल्चर को भी नहीं भूलना है, यह ध्यान रखिएगा। ये हमारे प्राइमरी सेक्टर की बात है, प्राइमरी सेक्टर पे हम आते हैं हालांकि, है ना। भारत में आज भी बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर और अलाइड इकोनॉमिक्स पर निर्भर है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, फार्मर की इनकम को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाना जरूरी है। सिर्फ अगर हम प्रोडक्शन कर लेंगे ये पर्याप्त नहीं है, हमको सोचना होगा क्या हम बेहतर इरिगेशन इनको दे सकते हैं, क्या हम इनको कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजी हम इनको दे सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा। क्या हम फूड प्रोसेसिंग को बढ़ा सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, क्या कोई कोल्ड चेन को मजबूत कर सकते हैं, है ना। क्या हम किसी किसान को मार्केट से बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं। क्या अगर एग्रीकल्चर की वैल्यू चेन से जोड़ दिया जाए तो किसान रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर नहीं रहेगा, वो एक बड़े एग्रो इकोनॉमिक इकोसिस्टम का हिस्सा बनेगा। अब आते हैं साथियों ग्रोथ इंजन को लेकर के, जिसको हम एक प्रकार का आपको हम टूरिज्म पार्ट कहते हैं ना। ये ग्रोथ इंजन की बात कर रहा हूं, जिसको हम एक तरीके टूरिज्म का हिस्सा कहते हैं, ये भी ग्रोथ इंजन है। टूरिज्म, भारत के पास क्या नहीं है साथियों, हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास हिमालय है, समुद्र है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, हमारे पास बहुत बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बौद्ध हेरिटेज है, रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ ऐसे अनेक बहुत सारे स्थान है। अतिथि देवो भव, यह हमारी अतिथि देवो भव यानी हमारे कल्चरल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। टूरिज्म का मतलब साथियों केवल घूमना नहीं होता है, इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर आप समझेंगे, मान लीजिए कोई भी विदेशी पर्यटक भारत अगर आता है तो पहले फ्लाइट लेगा, फिर लोकल ट्रांसपोर्ट लेगा, फिर होटल में रुकेगा, रेस्टोरेंट में खाएगा, लोकल किसी गाइडर को चुनेगा, वहां से कुछ चीजें हाथ से बनी हुई कोई चीज खरीदेगा, कोई हिस्टोरिकल कहीं प्लेस पे जाएगा, उससे कई सारे ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, उसके लोकल मार्केट में जाएगा, वहां पर उसका एक्सपेंडिचर होगा। तो यानी कि एक टूरिस्ट का एक्सपेंडिचर सिर्फ एक व्यक्ति का इनकम नहीं बनता, वह कई सेक्टर में सर्कुलेट होता है, तब जाकर होटल को इनकम मिलता है, ड्राइवर को इनकम मिलता है, रेस्टोरेंट को इनकम मिलता है, जो लोकल जिसको जो गाइड कर रहा है उसको जो बता रहा है वो उसको इनकम मिलता है। मतलब सरकार को भी अलग अलग फॉर्म में रेवेन्यू मिलता है, यह ध्यान रखिएगा। टूरिज्म को केवल अगर हम केवल एंटरटेनमेंट समझेंगे ऐसा नहीं है, घूमने फिरने की एक्टिविटी को आप गलत मत समझिए साथियों। टूरिज्म एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है। भारत के लोग एक टूरिज्म एम्बेसडर बन सकते हैं, हम भारत टूरिज्म एम्बेसडर बन सकते हैं। यहां मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात यह भी करना चाहता हूं साथियों कि अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, आप अपने क्षेत्र के टूरिज्म एम्बेसडर बन सकते हैं। आप अपने आसपास के हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रमोट कर सकते हैं, आपने लोकल फूड को दुनिया तक पहुंचा दिया, आपने अपनी संस्कृति को इंट्रोड्यूस करते हुए लोगों को पहुंचा दिया, आप अपने क्षेत्र की वहां की स्टोरी को बता सकते हैं। और अगर कोई भी अगर बाहर से अगर आपके क्षेत्र में मान लीजिए आता है तो उसके साथ साथ उसके व्यवहार करिए, वहां से एक अच्छा अनुभव लेकर के वो जाता है, फिर तभी तो जाकर टूरिज्म को केवल बहुत बड़ा एक प्रमोशन मिलता है, टूरिज्म एक्सपीरियंस से बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको अपने अनुभव की बात बताऊं साथियों, है ना, तो मैं बिहार में अलग अलग जगह गया हूं। सीतामढ़ी का एक पुनौरा धाम की बात करें, आप यहां पे जाइए, है ना, यहाँ की चीजों को थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के, है ना, जो भारत की जो असली ताकत सिर्फ मॉन्यूमेंट्स में ही नहीं है, भारत की असली ताकत उसके संस्कृति में है, उसकी डाइवर्सिटी में है, उसकी हॉस्पिटैलिटी में है, उसकी स्टोरी में है साथियों। और वहां के लोगों में, यहां के लोगों में बहुत सारा फर्क है साथियों। अभी मैं मिथिला के क्षेत्र में हूं, इस तरीके से मैंने आपको बताया, पाकिस्तान बिल्कुल दूसरी तैयारी कर रहा है, हमें उनसे बेहतर आगे निकलना होगा, है ना। हमें अपने बेटर रोड्स चाहिए, हमें रेल कनेक्टिविटी हर जगह से कनेक्ट करना होगा, एयर कनेक्टिविटी कनेक्ट करना होगा, हमें क्लीन पब्लिक स्पेस कनेक्ट करना होगा, बहुत सारी, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन में और आगे बढ़ना होगा, है ना। हमें हर तरीके से हमें ग्रोथ इकोनॉमी को हमें सोचना होगा साथियों। आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमें अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं तो ठीक है, आप अपनी राय हमें कमेंट कि भारत की जीडीपी कितनी ट्रिलियन डॉलर की होगी। डेवलप्ड इंडिया का मतलब है बेहतर इनकम होना, बेहतर एम्प्लॉयमेंट होना, बेहतर एजुकेशन होना, बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम होना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, हायर प्रोडक्टिविटी होना, हमारे मैन्युफैक्चरिंग काफी स्ट्रांग होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी कंपेटिटिवली आगे होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी को हम बढ़ेंगे, और एक ऐसा समाज जहां ग्रोथ का बेनिफिट व्यापक रूप से अगर पहुंचने लग जाता है किसी भी स्तर तक के लोगों के लिए, हम केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि भारत की जीडीपी कितनी होगी, हमें जबकि यह पूछना चाहिए कि भारत की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, भारतीय नागरिक की इनकम कितनी बढ़ेगी, हम कितने प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम दुनिया को क्या एक्सपोर्ट करेंगे, इन सब में हमारी ग्रोथ जो है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होगी। 47। लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत आज के छोटे छोटे रिफॉर्म से होती है। अगर भारत को डेवलप नेशन बनना है तो हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा, सर्विसेज को की जो ग्लोबल कंपिटिटिवनेस है उसको बनाए रखना होगा, टूरिज्म को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना होगा, ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करना होगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण है हमें केवल इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि विकसित भारत केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, यह 145 करोड़ से अधिक भारतीयों की कलेक्टिव जर्नी है, और इस जर्नी में सरकार की भूमिका है, इंडस्ट्री की भूमिका है, हमारी भूमिका है, फार्मर्स की भूमिका है, स्टूडेंट्स की भूमिका है, टीचर्स की भूमिका है, आप जैसे हर एक नागरिक की भूमिका है। यही कलेक्टिव एफर्ट्स जो है भारत को 2047 तक के उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां भारत केवल एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बल्कि एक समृद्ध
सक्षम, आत्मविश्वासी और विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के साथ खड़ा होगा। यही है विकसित भारत, मतलब 2047। हमारी तैयारी इस तरीके से होना चाहिए अगर हमें बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि यूएसए आज जहां हम 2047 का लक्ष्य रख रहे हैं, यूएसए आज 2026 में यहां खड़ा है। तो साथियों, हमें बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा। आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।